विवाह के तीसरे वर्ष में उस सीईओ की पत्नी चुपचाप विदेश उड़ गई अपने छोटे भाई से मिलने, जो चांदनी रोग से पीड़ित था। वहां अचानक उनकी अंतरंग तस्वीरें खींच गईं और वायरल हो गईं। घबराई हुई वह जल्दी से लौटी और जैसे ही विमान से उतरी, उसके फोन पर अनगिनत मिस्ड कॉल और संदेश थे। उसने आखिरी वॉइस मैसेज चलाया, परिवार के बुजुर्ग चले गए। यह संदेश देखते ही मुझे तुरंत फोन करो। वो कहिंसी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने बेतहाशा मेरा नंबर मिलाया। आपने जो नंबर डायल किया है वह मौजूद नहीं है। उसने हार नहीं मानी और अपनी नंदलू जिक्सी को फोन किया। जैसे ही कॉल जुड़ी, आवाज आई, कल ही अंतिम संस्कार हो गया। तलाक के कागजात वकील ने गू परिवार के पुराने घर पर छोड़ दिए हैं। लू युआन की इच्छा है कि तुम उसे मुक्त करो और हमारे लू परिवार को भी। गू कैंगसी का सिर फटने लगा। बौखलाहट में स्वाभाविक रूप से उसने सब नकारना शुरू कर दिया। फोन हैक कर लिया क्या? कौन सा तलाक? तुम्हें क्या अधिकार है? सोंग हुआई शू का पैर टूटा हुआ है। मैंने उसके भाई से वादा किया था कि उसका ख्याल रखूंगी। तुम किसी मृत इंसान को मेरे ऊपर हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि लू जिक्सी ने फोन काट दिया। गू कैंगसी गुस्से से पागल हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वे इतने निर्दयी हो सकते हैं। उसने तुरंत अपने पिता गू युनटिंग को फोन किया, पहले की तरह बिना शर्त आश्रय की उम्मीद में। लू युआन पागल हो गया है। उसने वाकई तुमसे तलाक ले लिया। पागल तो मैं हूँ। गुकेंग, अपना फोन ठीक से देख। तुम्हें पता है मैं पहले से ही बहुत कठिन दौर में हूँ। उस लड़के की वजह से तुमने अपने पति के एकमात्र परिजन को गुस्से में मरवा दिया। तुमने गू परिवार की नाक कटवा दी। मैं चेतावनी देता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ वह एहसान फरामोश भेड़िया इस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखेगा। गू कखिंगसी सन्न रह गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस पिता ने हमेशा उसे सबसे ज्यादा प्यार किया वही इतने कठोर शब्द कह सकते हैं। वह लड़खड़ाती गिरती पड़ती किसी तरह पहुंची। गू परिवार के पुराने महल में जाने पहचाने नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे खुले पड़े थे और जो घर हमेशा गर्म रोशनी से भरा रहता था वह आज तीखे सफेद रंग में डूबा हुआ था। सफेद रेशम का समंदर उसकी आंखों से टकराया। बीच हॉल में बचपन से देखी जाने वाली शीशम की अष्टदिक्पाल मेज हटा दी गई थी। उसकी जगह एक अस्थायी शोक सभा स्थल बना दिया गया था। सफेद डेजी के फूलों से घिरी एक बड़ी श्वेत श्याम तस्वीर, छठी बड़ी मालकिन की। पूरा गू परिवार, दादा गू हेडिंग से लेकर पिता गू युनडिंग तक, सभी बिना किसी अपवाद के काले कपड़ों में मालकिन लू की ताबूत के पास बैठे थे। लू परिवार ने अपना शोक स्थल नहीं बनाया था। दादा को लू परिवार का कर्जदार महसूस होता था, इसलिए उन्होंने खुद अपने समधियों के लिए यह स्थल बनाया था। उस कहिंसी की छाती पर जैसे भारी घूंसे की तरह पड़ा। वह अब खड़ी नहीं रह सकी। उसके पैर लड़खड़ाए और वह धम्म से संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ी। वह घुटनों के बल बैठी रही। किसी ने उसे उठाने की जहमत नहीं उठाई। किसी ने एक नजर तक नहीं डाली। गुवंडिंग बेजान चेहरे के साथ आगे आए, कागजों का एक पुलिंदा उठाया और उसके सामने पटक दिया। तलाकनामा के 5 बड़े अक्षर गु करिंगसी की आंखों में गहरे उतर गए। दस्तखत करो, फिर मालकिन लू को जाकर 3 बार माथा टेको। इस वक्त तुम बस इतना ही कर सकती हो। गु कैंगसी उस कागज को घूरती रही। उसके नाखून हथेली में धंस गए, लगभग खून निकलने की हद तक। उसे यकीन नहीं आया कि जो पिता कभी व्यापार जगत में अपनी धाक रखते थे वही आज अपनी बेटी को इतने अपमानजनक कागज पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसकी माँ मालकिन गु उसके बगल में खड़ी थी, आंखें लाल, होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन अंत में वह भी एक अनकही आह बनकर रह गई। गु कहिंसी ने सिर उठाया। माँ बाप के ठंडे चेहरों को पार करते हुए उसकी नजर सीधे उस व्यक्ति पर जा टिकी जो सर्वोच्च आसन पर विराजमान था। दादाजी। गु हेडिंग, लू युआन कहाँ है? वह कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे खुद उन्हें सब समझाना है। उसे अब भी यकीन था कि यह सब बस एक गलतफहमी है। बस लू युआन से एक बार मिल ले। बस उन्हें साफ साफ बता दे कि वह और सोंग हुआई शू बिल्कुल निर्दोष हैं। फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। गुहेटिंग की आंखें कसकर बंद थीं, जैसे कोई ध्यान मग्न महात्मा। उनकी चौड़ी हथेली में कई वर्षों से घिसी हुई चंदन की माला एक सधी हुई लय में फिरती जा रही थी। वे गु युनटिंग की तरह क्रोध में चिल्लाए नहीं मालकिन गु की तरह चुप रहे। बहुत देर बाद माला रुकी और बुजुर्ग ने धीरे धीरे आंखें खोली। न कोई क्रोध, न कोई आरोप, बस एक गहरी घुटन भरी निराशा। बेटी, जानती हो मालकिन लू के जाने से पहले जानती हो उनके आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने कहा, कैंगसी को बुलाओ। वे उस बच्ची को देखना चाहती थी। मालकिन लू अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में गु कैंगसी को देखना चाहती थी। वही बुजुर्ग जिन्हें तुमने गुस्से में मरवा दिया। वे अंत तक इस बहू को याद कर रही थी। अफसोस तुम नहीं आई। न केवल नहीं आई बल्कि उस वक्त किसी और मर्द के साथ थी, और वह भी। यह सुनते ही गु कैंगसी पूरी तरह टूट गई। सफर भर जमा हुई घबराहट, आक्रोश, मन की तकलीफ, सब कुछ उस पल गर्म आंसुओं में बह निकला। वह मुंह खोलकर सफाई देना चाहती थी। कहना चाहती थी कि सोंग हुआई शू का पैर टूटा था। कहना चाहती थी कि बात वैसी नहीं थी जैसा सब सोच रहे हैं, लेकिन उन शब्दों के सामने हर सफाई बेरंग और खोखली लग रही थी। गु हेटिंग ने धीरे धीरे आंखें मूंद ली, मानो अब उसे देखना भी नहीं चाहते थे। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा लू युआन कहाँ है। यह दादा की बेरहमी नहीं है, यह दोनों को मिलने से रोकना नहीं है, लेकिन गु कैंगसी, अभी तुम उनसे मिलने की हकदार नहीं हो। जब समझ आ जाए कि गलती कहाँ हुई तब बताना। इतना कहकर उन्होंने हाथ हिलाया। गु वेंटिंग उन्हें थामकर उनके कमरे में ले गए। जब मालकिन लू अस्पताल में थी तब होश में थी।
थी। फोन पर खबर की सूचना देखते ही उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा था। तो यही थी वह जल्लाद जिसने खुद अपने हाथों से वध की छुरी थमाई थी। पल भर में वह विशाल बैठक कक्ष सूना हो गया। बस गु कहिंसी अकेली रह गई। वह वहीं घुटनों के बल बैठी रही। तलाकनामे को देखा, फिर मालकिन लू की तस्वीर की ओर नजर उठाई। आंसुओं से धुंधली दृष्टि के बावजूद वह दस्तखत नहीं करना चाहती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लू युआन इतने निर्दयी हो सकते हैं। क्या 3 साल की भावनाएं एक तस्वीर के आगे कुछ नहीं? एक गलतफहमी की इतनी बड़ी कीमत। उसने जिद में कमर सीधी रखी। वह यहीं घुटने टेके रहेगी जब तक दादा का दिल न पिघले, जब तक वे लू युआन का पता न बताएं। बस एक बार लू युआन मिल जाएं, सब कुछ अभी भी संवारा जा सकता है। रात गहरी हो गई और गु परिवार का पुराना महल सन्नाटे में डूब गया। गु केंगसी को घुटने टेके 8 घंटे से ज्यादा हो गए थे। घुटनों की असहनीय जलन कब की सुन्न पड़ चुकी थी। अब कोई एहसास ही नहीं बचा था। एक ही मुद्रा में घंटों रहने से पीठ ऐसी दर्द कर रही थी जैसे टूट जाएगी। लेकिन शरीर का यह दर्द दिल की तड़प के सामने कुछ भी नहीं था। उस खामोशी में पुरानी यादें ज्वार की लहरों की तरह उमड़ आईं। लू युआन के साथ उसका विवाह एक गठबंधन से शुरू हुआ था, एक सोचा समझा व्यापारिक सौदा। उसे एक आज्ञाकारी पति चाहिए था, कोई ऐसा जो उसके पद को चुनौती न दे, बोर्ड के उन पुराने सदस्यों को चुप कराने में काम आए। और लू युआन, जिनके परिवार की दौलत डूब चुकी थी और जिन्हें खानदानी कारोबार को फिर खड़ा करने के लिए पूंजी चाहिए थी, वे इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। सबको लगा यह बस एक आपसी फायदे का सौदा है। शुरू से ही गु युनटिंग इस घर जमाई दामाद को हेय दृष्टि से देखते थे। उनके शब्दों में हमेशा तिरस्कार भरा रहता था। उन्होंने लू युआन को कभी कोई मुख्य पद या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी, बस छोटे मोटे काम। व्यापार जगत में उनके प्रतिस्पर्धियों को यह और भी हास्यास्पद लगा। वे खुलेआम और पीठ पीछे लू युआन का मजाक उड़ाते, उन्हें सीओ गु की आड़त में पलने वाला मौका परस्त कहते। लू युआन ने कभी कोई बहस नहीं की, कोई सफाई नहीं दी, बस चुपचाप अपना काम करते रहे। गु कहिंसी को आज भी याद है, एक बार विदेश में किसी अधिग्रहण के चलते वह लगातार 3 रातें जागती रही थी। जब घर लौटी तो लगभग टूट चुकी थी। उस वक्त लू युआन ने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप गर्म पानी तैयार किया, एक कटोरा भाप उठाते नूडल्स बनाए और फिर उसके पास बैठे रहे, साथ देते रहे। उस पल उसे अचानक लगा, यह इंसान जिसे वह कभी अपनी संपत्ति मानती थी, यह आश्रित कहीं न कहीं उसे घर का एहसास दे रहा था। और लू परिवार में शुरू से अंत तक सच्चे दिल से जिसने उसे अपनाया, उन दोनों को आशीर्वाद दिया, वे थी बस मालकिन लू। वे बुजुर्ग दादी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मीठी मीठी बातें करना नहीं जानती थी, लेकिन वे हमेशा गु केंगसी का हाथ थामे रहती थी, अपनी पोती की करती थी। केंगसी, मेरा लू युआन बचपन से थोड़ा अनाड़ी है, किसी को खुश करना नहीं जानता, लेकिन दिल में बस तुम्हारी ही तस्वीर है। चाहे जितनी व्यस्त रहो, वक्त पर खाना खाना मत भूलना, बस तुम दोनों खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब यही शब्द जहर में बुझे खंजर की तरह लग रहे थे, हर बार चुभते, सीधे दिल में उतरते। उसी ने लू युआन के सबसे प्रिय इंसान को खो दिया था, अपने हाथों। रात के 3 बजे मालकिन गु ऊपर से नीचे उतरी। उन्होंने देखा उनकी बेटी अभी भी मुख्य कक्ष में घुटने टेके, कमर सीधी किए बैठी है। मालकिन गु ने गु युनटिंग की तरह उसे नहीं डांटा, न गु हेटिंग की तरह सवाल किए। वे बस गु केंगसी के पास आकर बैठ गईं और देवी स्थान के सामने टिमटिमाती मोमबत्तियों की लौ को चुपचाप देखती रही। केंगसी, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती थी। जिस सुबह तुम विदेश गई थी, उससे पहले लू युआन मुझसे मिलने आए थे। वे ठीक उसी जगह खड़े थे जहां अभी तुम हो। उन्होंने मुझसे पूछा, मां जी, क्या केंगसी मुझसे कुछ छुपा रही है? आजकल वह अनजाने में मेरी कॉल से कतराने लगी है। उस वक्त मुझे लगा यह बस युवा जोड़े की कोई छोटी मोटी नोकझोंक है। मैंने लापरवाही से कह दिया, बच्ची नाराज होगी, रूठी होगी, शायद कंपनी का कोई गोपनीय मामला हो, ज्यादा मत सोचो। यह सुनकर वे बहुत देर चुप रहे, फिर मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, हाँ जानता हूँ, शायद मेरा ही वहम है। गु कहिंसी की सांस लगभग रुक गई। अब तक वह सोचती थी उसका छल बेदाग और निर्दोष था, लेकिन इस एक बात ने सारी सच्चाई उघाड़ दी। लू युआन को हमेशा से एहसास था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बस उस पर भरोसा करना चुना था। यह एक शब्द, भरोसा, किसी भी आरोप या फटकार से कहीं ज्यादा भारी था, इतना भारी कि गु केंगसी का दम घुटने लगा। लू युआन ने उसे अपना सारा भरोसा बिना शर्त दिया था, और उसने उस सबसे कीमती भरोसे को ही हथियार बनाकर उन पर सबसे गहरा और घातक वार किया था। मालकिन गु उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने नीचे देखा। उनकी बहू, जिसका पूरा शरीर बेकाबू कांप रहा था, उनकी आंखों में दर्द था, निराशा थी, लेकिन सबसे ज्यादा था एक ऐसा गम जो दिल की गहराइयों को चीर रहा था। केंगसी, तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि तुम विदेश गई थी, तुम्हारी गलती यह थी कि तुमने शुरू से ही उनसे सच नहीं बोला। ये शब्द जैसे आकाशीय बिजली की तरह गिरे, सीधे गु केंगसी की सबसे कमजोर जगह पर। वह हमेशा सोचती रही थी कि बस यह साबित कर दे कि उसके और सोंग हुआईशू के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था तो माफी मिल जाएगी। लेकिन अब समझ आया, समस्या की जड़ कभी सोंग हुआईशू नहीं था, न उनके बीच जो कुछ हुआ वह था। समस्या की जड़ यह थी कि उसने उन्हें धोखा दिया था। जिस पल उसने छुपाने का फैसला किया,